हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। इस समय हम एनसीईआरटी भूगोल क्लास 7 हम चला रहे हैं अपने चैनल पे, जो सीटेट खास तौर से के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीटेट या किसी भी एग्ज़ाम के जीके जीएस कंप्लीट करने के लिए जिस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं उसमें किताब का गहराई से अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए आप लोग इसे गंभीरता से लें और किताब का अच्छे से अध्ययन करें। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज क्लास 7 एनसीईआरटी भूगोल के चैप्टर 5 जल को हम कंप्लीट करते हैं। तो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? तो नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि जल ही जीवन है और जल काफ़ी महत्वपूर्ण है और जल से प्रश्न भी बनता है, इसीलिए आज का चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। तो जल का वाष्पन का कारण क्या है? सूर्य का ताप। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों के रूप ले लेता है। जब सूर्य के ताप से जल वाष्पित हो जाता है, फिर ऊपर जाके ठंडा होने पर यह संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं। तो ये देखिए, आपको चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। ये देखिए, ये जल चक्र, यहाँ पे वाष्पीकरण के नीचे ये पानी का तालाब है कुछ, और फिर वाष्पीकरण हुआ। देखिए, वाष्पीकरण के बाद कहाँ संघनन हुआ, ऊपर जा कर के, फिर ठंडा होकर के संघनन हुआ। संघनन के बाद फिर बादल बने और बादल के बाद ये देखिए वर्षण के रूप में पुनः जल नीचे आ गए। देख रहे हैं ना? फिर वाष्पीकरण हुआ। इस तरह से जल चक्र बादल के रूप में, फिर वर्षण से फिर नीचे आ जाते हैं। यही जल चक्र कहलाता है। अनवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। तो महासागर एवं समुद्र का जल कैसा होता है? तो नमक जैसा खारापन या लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो नमक का NaCl सोडियम क्लोराइड जो है रासायनिक सूत्र होता है जो खाने में काम आता है। चलिए इसका एक देखिए शब्दावली है थलशाला। थलशाला, तो इसका अर्थ क्या होता है? यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। छोटे जो पौधों को आप घर में देखते हैं वह कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, वहीं थलशाला होती है। तो ये एक प्रयोग किया गया है। देखिए, एक बड़े देख रहे हैं, ये एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़क के जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तो ये देखिए, अब ये आपको दिखाया गया है ये एक चित्र में, जो कि ये प्रमुख समुद्र, झील एवं नदियों को। तो ये देखिए, यहाँ शुरू करते देखिए ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग नदी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। डार्लिंग नदी देख रहे हैं ना? ये कोरल सागर है, ये प्रशांत महासागर है, और ये देखिए पूर्वी सागर, कर्क रेखा, ये सब दक्षिण चीन सागर देख रहे हैं। ये बंगाल की खाड़ी, ये भारत का ये क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया का ये क्षेत्र आ गया। हांगहो नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, ये देखिए ये लाल सागर जो अफ्रीका एवं एशिया को जोड़ता है। लाल सागर, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर भी एशिया और अफ्रीका को, लाल सागर और भूमध्य सागर देखिए दोनों जोड़ता है। नील नदी, विक्टोरिया झील कहाँ है? देखिए अफ्रीका में है। कांगो नदी, ये देखिए
ये भी अफ्रीका में है। और ये देखिए, फिर इधर आइए, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, देखिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी महासागर में है। ये देखिए दक्षिणी अमेरिका, यहाँ की अमेजन नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये उत्तर अमेरिका का ये ग्रेट देख रहे हैं, बियर झील काफ़ी फेमस है। और मिसिसिपी नदी, कैरिबियन सागर जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, कैरिबियन सागर। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रशांत महासागर का फिर इस तरह का क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। जल का वितरण, अब जल का वितरण देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। एक प्रश्न बनता है कि जल जो है पृथ्वी पर कितने भाग में है, तो 3/4, 3/4, 4 भाग में 3/4, 4 का तीसरा भाग जल है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए क्यों करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण को दर्शाया गया है। महासागर में जल 97.3%, बर्फ के रूप में 0.2% भूमिगत जल 0.68%, झीलों का अलवण जल 0.09%, नमकीन झीलें 0.009, वायुमंडल में 0.019, नदियों में 0.001, कुल 100%। ये जल का जो है हमारा प्रतिशत के रूप में विवरण दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या आप जानते हैं? लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। प्रति 1000 ग्राम में जो है 35 भाग, माने कि 350, और ये जो है महासागर की औसत लवणता होती है। और यहाँ देखिए, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तो आप, ये प्रश्न साइंस में पूछता है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में नाव क्यों ऊपर रहती है, तो समुद्र का जल जो है काफ़ी लवण होता है, इसलिए सघन होता है, और सघन होगा तो नाव ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगी, इसलिए नाव ऊपर रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ चलते हैं, ये आप अध्ययन कर चुके हैं। ये देखिए, ये क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को पढ़ सकते हैं आप, देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये देखिए, 9 चम्मच बर्फ छत्रक के बारे में इस तरह से, 1/2 चम्मच इस तरह से अलवण जल का बारे में बताया गया है। चलिए यहाँ चलते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ कंप्लीट करते हैं इसको। तो जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? ये देखिए, ये कई बार, ये देखिए, द वाटर यू ड्रिंक, ये जल समस्या को पेपर के माध्यम से कई बार जो है सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, देख रहे हैं इस तरह से। अब चलिए महासागरीय परिसंचरण को पढ़ते हैं। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। महासागर का जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? जैसे तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे इन सबों के बारे में, तब तक यहाँ देख लेते हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। यह बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि विश्व जल दिवस कब है, तो 22 मार्च को। 22 मार्च को। ये देखिए, ये जो है प्रशांत महासागर के आपको चित्र दिखाया गया है, प्रशांत महासागर। चलिए आगे चलते हैं। अब एक एक करके हम तरंग और ये ज्वार भाटा वगैरह को समझते हैं। थोड़ा सा एक फैक्ट है, इसको पहले देख लेते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, कहाँ ध्यान रखिएगा, समुद्र की सतह पर, तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो तरंगे कब उत्पन्न होती हैं? तो
तो जब समुद्र की सतह पर पवन बहती है। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंग भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। तो चलिए अब तरंग के बारे में विस्तृत समझते हैं। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। तरंग किसे कहते हैं? तो महासागर की सतह पर जल लगातार ऊपर उठता है, हिलोर मारना जिसे गांव में हम कहते हैं, और नीचे गिरता है तो इन्हें हम तरंग कहते हैं। ये देखिए, ये तरंग इस तरह से आते रहता है, हिलोर मारता है, ऊपर नीचे होते रहता है। ये देखिए, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती है। तो ये तरंगों में ज्वार के रूप में ये 15 मीटर तक जब ऊंचाई आ जाए तो इसे ज्वारीय तरंग कहने लगते हैं। 15 मीटर तक ऊपर जाता है और इसे सुनामी भी कहते हैं। जब सुनामी कैसे आता है? तो सुनामी समुद्र में भूकंप के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण या भूस्खलन जो समुद्र के नीचे भी तो सतह है, उस सतह के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन होता है, तब जो है हमारे समुद्र में काफ़ी तेज सुनामी का कारण बनता है और आता है। तो इस प्रकार से हम सुनामी जो शब्द सुनते हैं तो उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त किए कि कैसे सुनामी आता है। तो तूफान जब आता है समुद्र में तो उस तूफान में तरंगे काफ़ी ऊपर तक, जल जो है काफ़ी ऊपर तक 15 मीटर की ऊंचाई तक आ जाती है, तो उसे विशाल ज्वारीय तरंग कहते हैं, जिसे दूसरे रूप में सुनामी भी कहते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन होता है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। तो जब समुद्र में तरंग जो है 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे तो यह सुनामी का रूप ले लेता है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ये देखिए एक फैक्ट है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगें। तो सुनामी एक क्या होता है? तो सुनामी एक तरंग ही होता है जो बहुत तेज होता है, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, तो इसका अर्थ पोताश्रय तरंग भी होता है। अब देखिए, ये जो भारत में सुनामी आई थी उसके बारे में थोड़ा। पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय जल तल लगभग 10 से 20 मीटर तथा विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा की धूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई।
जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक गहराई गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा सुनामी प्रशांत महासागर में आती है। ये देखिए उस समय का नज़ारा जब तमिलनाडु के तटों पर ये सुनामी आया था। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों के सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है। तट के क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है, यह संकेत होता है, और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो कुछ लोग स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। अब अगला है ज्वार भाटा। ये ज्वार भाटा क्या होता है ये समझिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। एक दिन में, पर दिन, हर रोज दिन में 2 बार नियम से महासागर का जल उठता है और फिर गिरता है, यह ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये देखिए लघु ज्वार भाटा, सूर्य और चंद्र, इसकी क्या भाई ये दिखाने का मतलब क्या है? बृहद ज्वार भाटा, चंद्र, ये देखिए तो इसका लघु ज्वार भाटा और बृहद ज्वार भाटा, इसका सूर्य चंद्र से क्या है तात्पर्य, तो ये समझते हैं। इसका है, ये देखिए, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो ज्वार भाटे का कारण क्या है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। क्या होता है? अभिकर्षित, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो चंद्रमा के ग्रेविटेशन बल से जब जल अभिकर्षित होता है तो उसके कारण कैसा ज्वार आएगा? ऊंच ज्वार आएगा। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य पूर्णिमा और अमावस्या को एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो जब तीनों एक साथ हो जाएंगे तो ग्रेविटेशन बल इतना मजबूत हो जाएगा कि सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। तो बृहद ज्वार किसे कहते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ आकर के ग्रेविटेशन बल पानी को पृथ्वी के पानी पर लगाते हैं तो बृहद ज्वार या बहुत बड़ा ज्वार आता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। कब कब? प्रथम, चांद के प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। तब उस समय निम्न ज्वार भाटा होता है, क्योंकि जो है उस समय ग्रेविटेशन बल कम लगता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं।
कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अब देखिए महासागरीय धाराएं, काफी इंपॉर्टेंट। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। ये दोनों प्रकार की होती हैं, गर्म भी होती हैं और ठंडी भी होती हैं। समांतर गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि गर्म महासागरीय धाराएं जो होती हैं वह जो है ज्यादातर भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये जो है गर्म धाराएं जो है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, बहती किधर है तो ध्रुवों की ओर। और ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, लेब्राडोर, तो लेब्राडोर की जो धारा होती है वह जो है शीत जल धारा होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा होती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म, गल्फ से गर्म जल धारा होती है। किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म जल धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो जिस स्थान पर गर्म एवं शीत दोनों जल धाराएं मिल जाएं वहां सबसे क्या फायदा होता है, तो मत्स्य के क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये जो है गर्म एवं ठंडी जल धाराएं अमेरिका एवं जापान के आसपास में मिलती हैं, तो यह मत्स्य पालन के लिए सबसे उपयोगी होता है। इसीलिए जापान जो है मछली उत्पादन में सबसे अधिक अग्रणीय भूमिका निभाता है। ये देखिए आपको गल्फ स्ट्रीम, उत्तर अटलांटिक, ये फिगर में आपको नक्शे में दिखाया गया है महासागरीय धाराओं को। जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। तो कैसा मौसम रहेगा? कुहरे। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो मत्स्य तो पालन होता है लेकिन कोहरा भी होता है, कोहरा के कारण नौ संचालन नहीं हो पाता है ढंग से। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। और देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, आपको देख लेते हैं, इसको बना सकते हैं आप। तो वह प्रक्रम जिससे जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, तो जल चक्र कहलाता है। ठीक। समांतर गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट, जिनमें दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार भाटा कहलाता है। तो इस तरह से आप सभी प्रश्न को बना सकते हैं। तो आज का यह सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन, जल समाप्त होता है। अब कल फिर आपको पुनः अगला वीडियो प्राप्त होगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन के लिए और बेल आइकन को दबा दें और अपनी तैयारी बेहतरीन बनाएं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।